गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ राधेश्याम कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट पेपर है 20 नंबर, जो आपके पास में है केमिस्ट्री के D&F और सॉल्ट एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका पेपर है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है तो इसके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 46 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर दिया हुआ है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो आपके पास में क्या नहीं शो करता है बेटा, ये आपके पास में शो नहीं करता है, फ्लेम टेस्ट शो नहीं करता है। ये सॉल्ट एनालिसिस की क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि और बाकी के एस ब्लॉक कैटाइंस होते हैं वो आपके पास में फ्लेम टेस्ट देते हैं, ठीक है, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते हैं। और कारण क्या होता है, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है। जबकि यहां पर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है Cu+2, ओनली डी ब्लॉक कैटाइन है जो आपके पास में क्या देता है, फ्लेम टेस्ट देता है। और ये कैटाइन गिव्स फ्लेम टेस्ट एंड बर्न किससे होता है बेटा, ग्रीन फ्लेम के साथ में। और इसका जो एज होता है, सेंटर होता है, वो आपके पास में कैसा होता है, ब्लू सेंटर है। तो ये वाला कंप्लीटली एनसीईआरटी के आपके लैब मैनुअल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका फर्स्ट आंसर जाएगा। हाँ जी, ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो आपके पास में कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। इसके अंदर कॉलम 1 में कुछ कलर दिए हुए हैं और कॉलम 2 में, कॉलम 1 में जो कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कॉलम 2 में इनके क्या दिए हुए हैं, कलर पूछे हुए हैं। तो यहां पर आपके पास में जो P वाला दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है बोरेक्स बीड का कलर, और वो भी कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग जोन और कोल्ड बीड का कलर है। ये बाय डिफॉल्ट बताना होता है। वैसे 4 टाइप के बीड बनते हैं, ऑक्सीडाइजिंग हॉट जोन का बनता है, ऑक्सीडाइजिंग कोल्ड बीड बनता है, रिड्यूसिंग कोल्ड बीड बनता है, रिड्यूसिंग हॉट बीड बनता है। आपको 4 कलर आते हैं, हर सोल्ट के 4 आते हैं, किसी का हो सकता है सेम भी आ जाए। तो यहाँ पर Fe+3 आयन का जो सॉल्ट है उसका कलर बताना है, और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है। अब ये जो है Zn+2 सॉल्ट है वो आपके पास में K4FeCN6 से जब रिएक्शन करता है तो ये जो बनाता है वो बनाता है Zn2, ये क्या बनाएगा, FeCN6, ये वाला कंपाउंड आपके पास में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा, ये होता है आपके पास में व्हाइट PPT होता है, ठीक है। अब आपके पास में Al+3 है वो लैक टेस्ट देता है, और लैक टेस्ट कैसा होता है बेटा, लैक्स कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। और यहां पर सल्फाइड आयन है, और अगर वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में SNP टेस्ट है तो वो जब रिएक्शन करता है तो वो पर्पल कलर का सोडियम थायोनाइट्रोसल्फाइड है, थायोनाइट्रोप्रोसाइड है, वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। तो यहां पर अगर मैं आपके पास में बात करूं इनके बारे में, तो फर्स्ट का जो बन रहा है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है, तो ये आपके पास में 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। और सेकंड का आपके पास में जो है वो बन रहा है व्हाइट, सेकंड का फर्स्ट। तो यहां पर आपके पास में पहला आंसर है वो आपके पास में आ जाएगा, Q का 1, R का है वो आपके पास में 4 से हो जाएगा, और S का हो जाएगा सेकंड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि Cl- है वो व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है विद AgNO3, और वो इनसॉल्युबल होता है NH4OH। डबल अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो AgNO3 के साथ में AgCl का व्हाइट PPT देगा, और जो AgCl बनेगा वो NH4OH के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब यहां पर I- की बात करूं तो ये क्या है आपके पास में, गिव्स येलो प्रिसिपिटेट विद AgNO3। AgI का येलो कलर का क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, PPT बनता है, और वो जो कंपाउंड बनता है AgI वो NH4OH में इनसॉल्युबल है, ये करेक्ट है। तीसरा है Br- गिव्स पेल येलो प्रिसिपिटेट विद AgBr का पेल येलो कलर का PPT बनता है,
ठीक है, और वो पार्शियली सोल्यूबल होता है NH4OH में, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो AgBr बनेगा वो NH4OH में पार्शियली सोल्यूबल होगा। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट। आगे डी पे चलते हैं, Br माइनस हो रहा Cl माइनस के बारे में। तो ये लेयर टेस्ट से क्या होते हैं, कंफर्म होते हैं, इनके दोनों की लेयर टेस्ट होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे गलत है, Cl माइनस का लेयर टेस्ट नहीं होता है। लेयर टेस्ट होता है वो आता है आपके पास में Br माइनस और I माइनस का आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे भी बोल रहा है कि Br2 की फॉर्म व्हाइट लेयर बनती है और Br है वो आपके पास में Br2 लेयर जो ब्राउन कलर की होती है वो बनाता है। तो पहली बात तो है Cl माइनस लेयर टेस्ट नहीं देता है, Br माइनस देता है और वो ब्राउन कलर की लेयर बनाता है, बिल्कुल सही है। I माइनस है वो आपके पास लेयर टेस्ट देता है और वो वॉयलेट कलर की क्या बनाता है, लेयर बनाता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बोरेक्स बीड टेस्ट जो भी होते हैं वो एप्लीकेबल ओनली टू कलर सोल्ट होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बोरेक्स बीड टेस्ट जितने भी करवाए जाते हैं वो आपके पास में कलरफुल सोल्ट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये वाले स्टेटमेंट हो गए। तो यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए, बी, सी और ई स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन यहां पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यहां पर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है कि A माइनस K2Cr2O7 से रिएक्शन करेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और एक ब्राउन फ्यूम, रेड फ्यूम क्या निकालता है, फ्यूम निकालता है, गैस प्रोड्यूस करता है, और वो NaOH में येलो सॉल्यूशन देती है। और ये लेड एसीटेट से रिएक्शन करके क्या बनाती है, येलो कलर का PPT बनाता है। तो यहां पर आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि ये आपके पास क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का फ्लो चार्ट है। तो यहां पर क्रोमिल क्लोराइड का है, तो ये वाला आपके पास में आ गया Cl माइनस। अब ये Cl माइनस आ गया, ये क्रोमिल क्लोराइड गैस बन गई, क्रोमिल क्लोराइड गैस बन गई यानी CrO2 Cl2 गैस बन गई। ये क्रोमिल क्लोराइड गैस है। फिर आपके पास में NaOH के अंदर डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट CrO4 का येलो PPT बनेगा, येलो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये आपके पास में हो गया C। और अगर मैं इसमें लेड एसीटेट डाल देता हूं तो आपके पास में लेड क्रोमेट का CrO4 का क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, जो आपके पास में नीचे बैठ जाता है। तो कौन कौन से हैं, तो ये CCT टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। और पहली बात है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है वो क्लोराइड जो इनसॉल्युबल होते हैं वो नहीं देते हैं, और कोवैलेंट क्लोराइड है वो ये टेस्ट नहीं देते। तो यहां पर पहला है कि CuA2 A है यहां पर Cl यानी CuCl2 है, वो डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म BCD। तो Cu सॉलिड ये जो है आपके पास में इनसॉल्युबल क्लोराइड है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का आपके पास में देखा जाए तो क्लोराइड है, और ये क्या है आपके पास में इनसॉल्युबल होता है, CuCl2 इनसॉल्युबल होता है। तो डज नॉट गिव्स, ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा आपके पास में ये है कि बी है वो कौन सी गैस है, क्रोमिल क्लोराइड है, बट ये गैस इसका फॉर्मूला ये नहीं है। तीसरा है कि सी जो बना है वो ये है, तो ये बिल्कुल सही है। डी है वो ये बोल रहा है कि ये है, तो ये गलत है, PbCrO4 आएगा, PbCrO4 होल्ट वाइज नहीं आएगा। सी है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि बी क्रोमिल क्लोराइड, ये हाँ ये सही है, क्रोमिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। A माइनस है वो Cl माइनस है, बिल्कुल सही है। CCl4 also gives this test, गलत है, क्योंकि कोवेलेंट क्लोराइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए 1, 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। पहला आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following order gives properties of element is incorrect? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पर क्या होता है, 5D का क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, 4D से, फिर किसका होता है 3D, बट एक्सेप्शनल
ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 11 के लिए ये वाला ऑर्डर नहीं होता है। ग्रुप 12 में आपके पास में जिंक, कैडमियम और अगर आपके पास में Hg की बात करूं तो जिंक का आपके पास में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, Hg तो लिक्विड होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये वाला ऑर्डर आता है, अपोजिट ऑर्डर होता है इसका। ग्रुप अगर मैं 11 में बात करूंगा तो आपके पास में Cu का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट, फिर आपके पास में Au और फिर आपके पास में Ag आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आपको इनकरेक्ट चूज करना था। मेटेलिक रेडियस, जिंक, क्रोमियम और मैग्नीज, जिंक की ज्यादा होती है, तो यहां पर जिंक और मैग्नीज की अप्रोक्सीमेटली 137 पिकोमीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। और ये कहता है कि जिंक की ज्यादा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ई नोट का ऑर्डर, तो ई नोट का ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो ई नोट का ऑर्डर क्या होता है आपके पास में, ये वाला ऑर्डर होता है। इधर जाने पर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इन तीनों के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, इन तीनों के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। याद करने का तरीका है, करती वो फैशन मंडे को, इन तीनों के लिए पॉजिटिव, इन तीनों के लिए नेगेटिव, और इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, और यहां पर भी मोड वैल्यू है। तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर है। कोबाल्ट के लिए सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीज और फिर Fe के लिए सही है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो कॉपर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, कॉपर और निकल की अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इससे कम होती है कोबाल्ट की और इससे कम होती है जिंक की। तो ये वाला ऑर्डर क्या है आपके पास में, करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा था, वो कौन सा है आपके पास में, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि भाई आपके पास में जो टेस्टिंग करवाई जाती है रेडिकल्स की, चाहे वो कौन सा हो, एसिडिक रेडिकल हो चाहे बेसिक रेडिकल हो, उनको हाईली सीक्वेंशियल रखा जाता है। पहले आपके पास में एसिडिक रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड और पीपीटी ग्रुप। पहले डाइल्यूटेड का ही किया जाता है, बाद में कॉन्सेंट्रेटेड, बाद में पीपीटी ग्रुप का टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, सेकंड ग्रुप यानी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप का आप टेस्ट कर दोगे। तो ये सीक्वेंस होती है इनकी। अब सीक्वेंस क्यों होती है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो डाइल्यूटेड ग्रुप के जो एनाइन है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में टेस्ट देने लग जाएंगे, वही जो डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ देते हैं। तो सबसे पहले हम डाइल्यूटेड ग्रुप को अलग कर लेते हैं कि इसमें डाइल्यूटेड ग्रुप के एनाइन प्रेजेंट है या नहीं। इसी तरीके से जब आप बेसिक रेडिकल का टेस्ट करवाते हो तो ग्रुप 1 का पहले करवाया जाता है, देन आफ्टर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 का सबसे लास्ट में करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने को पता है कि ग्रुप 6 है तो डायरेक्ट ग्रुप 6 करवा दो, ऐसा नहीं हो सकता। हाईली सीक्वेंशियल होता है, आपको ऑर्डर वाइज चलना पड़ता है। तो ये वाली चीज दी हुई है। यहां पर कुछ डाइल्यूटेड ग्रुप के कैटाइन दिए हुए हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप के कैटाइन दिए हुए हैं। अब बोला रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव्स टेस्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी तो बात होगी, अगर मैंने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो डाइल्यूटेड ग्रुप के और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप के दोनों ही एनाइन है वो टेस्ट देने लग जाएंगे। तो यहां पर ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा, ये इसके साथ में CO2 गैस देगा, ये इसके साथ में NO2 ब्राउन कलर की गैस देगा, ये भी NO2 गैस देगा। तो तीनों आपके पास में क्या देंगे, गैस देंगे। तो ऑल ऑफ दीज है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन गिव्स ब्राउन गैस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है यहां पर, तो डाइल्यूटेड ग्रुप के भी और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप दोनों का टेस्ट आएगा। तो ये है डाइल्यूटेड ग्रुप का और ये दोनों किसके हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप के।
तो डेफिनेटली दोनों ही आपके पास में टेस्ट देंगे, क्योंकि Br2 गैस भी होती है वो ब्राउन कलर की होती है, और ये दोनों NO2 गैस देंगे तो ये भी ब्राउन कलर की होती है। तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास में, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को मैच करना है। तो कॉलम 2 में रिएजेंट दिए हुए हैं और कॉलम 3 में इनका कलर दिया हुआ है। तो अब आप एक बात देखो कि Cu+2 इनमें से किसके साथ रिएक्शन देगा, तो Cu+2 इसके साथ रिएक्शन देगा, चॉकलेट कलर का ब्राउन पीपीटी बनाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का Q और Q का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आपके पास में NH4+ की बात करता हूं, तो इनमें से किसके साथ में रिएक्शन देगा, तो ये नेस्लर रिएजेंट के साथ में रिएक्शन देगा। तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, जब ये इससे रिएक्शन कर लेता है तो ये बनाता है NH2HgOHgI, मर्क्यूरी का मीन एमिडो। आपके पास में ये ब्राउन कलर का क्या बनाता है, आपके पास में पीपीटी बनाता है। तो आपके पास में सेकंड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास में P हो जाएगा, और P के साथ में यहां से अपने चूज करेंगे B को। थर्ड वाला अब Fe है, वो इसके साथ भी रिएक्शन देगा और इसके साथ भी, इसके साथ में रिएक्शन करके वो बनाएगा वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनाएगा आपके पास में, फेरोसाइनाइड, जिसको प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसके साथ में वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो इससे अच्छा मैं इसको देखता हूं एक बार पहले। तो यहां पर अगर मैं फोर्थ को चूज करूं तो फोर्थ आपके पास में इससे रिएक्शन करेगा R से, अमोनियम ऑक्सोलेट से, और कोबाल्ट ऑक्सोलेट का क्या बनाएगा आपके पास में, व्हाइट पीपीटी बना लेगा। तो यहां पर R से रिएक्शन करेगा और व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा, यानी D बनाएगा। तो पहले इन तीनों को चूज करो। तो ये कहता है 1QA, सेकंड PB, ये सही है, और 4SE गलत हो गया, 4RD आना चाहिए। तो ये आपके पास में ये इसमें मैच नहीं कर रहा। सेकंड PB ये है, यहां पर थर्ड QC है, थर्ड QC है और 4RD है, और यहां पर ये वाला मैच नहीं कर रहा। तो फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, ये आपके पास इसके साथ में मैच करेगा, यानी थर्ड है वो दो तरीके से हो सकता है। थर्ड है वो Q से रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपके पास में, प्रूशियन ब्लू यानी Cb बना लेगा। और थर्ड है वो आपके पास में किससे, S से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Eb बना लेगा। तो थर्ड के दो आंसर हो सकते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है, और ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है वो फोर्थ बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट है अपने पास में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल हो वाटर के अंदर तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। विच इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड सॉलिड कार्बोनेट इन 1:1 बाई मास एंड बॉयल एक्सेस विद वाटर। गलत हो गया। यहां पर ये जो रेशियो दिया हुआ है यहीं पर है 1:3 में, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में इनको बाई मास 1:3 में मिलाया जाता है, सॉल्ट को 1 में और सोडियम कार्बोनेट को 3 में मिलाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है ओ लेस ब्लॉक कैटाइन, पहला ही क्वेश्चन था। बेरिलियम और कौन सा, मैग्नीशियम, फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, तो ये वाला गलत हो गया। अगर मैं बोरेक्स बीट टेस्ट के हीटिंग करता हूं तो वाटर एंड डिकम्पोज, ये हीटिंग करने पर वाटर लॉस कर देता है, डिकम्पोज और दो टाइप के कंपाउंड बनाता है, NaBO2 और B2O3, ग्लासी मास दोनों बनाता है। और B2O3 एक्टिव कंपाउंड होता है, वो नेक्स्ट में रिएक्शन करता है, और ये ग्लासी मास होता है, कलरलेस होता है, ग्लास जैसा होता है, विद मेटल सॉल्ट एंड फॉर्म कलर्ड मेटल मेटाबोरेट। बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, और थर्ड क्या हो गया आपके पास में, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
यहां पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या देता है, लाइम वाटर टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है। सल्फाइट है, ये भी लाइम वाटर टेस्ट देता है, ठीक है। Br माइनस की बात करूं यहां पर तो Br माइनस लेयर टेस्ट देता है, और Br माइनस, अब देखो यहां पर Br माइनस है वो ब्राउन कलर की गैस देता है। अब इसके अंदर आपके पास में NO2 माइनस भी होता है, तो हम दोनों कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप में Br माइनस और NO2 माइनस दोनों हैं, तो हम उनको अलग अलग कैसे सेपरेट आउट करेंगे कि ब्राउन गैस किसकी, Br2 निकल रही है या NO2 की गैस निकल रही है। तो अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 डाला और ब्राउन गैस इंटेंसिफाई हो गई, तब तो वो Br2 है। और अगर इंटेंसिफाई नहीं हुई और कॉपर छिलन डालने पर यानी कॉपर टर्निंग ऐड करने पर वो इंटेंसिफाई हो रही है, तो डेफिनेटली वो क्या है आपके पास में NO2 माइनस है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, Br माइनस लेयर टेस्ट देगा और ये आपके पास में ये देगा, और यहां पर इसके बाद में ये इंटेंसिफाई हो जाएगा और ये क्या देगा आपके पास में ब्राउन रिंग टेस्ट देता है और इंटेंसिफाई हो जाता है क्या करने पर, कॉपर टर्निंग ऐड करने पर। और NO2 माइनस है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो आपके पास में हो जाएगा ब्राउन रिंग टेस्ट देगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। फर्स्ट का T आ जाएगा, सेकंड का भी T आ जाएगा, और अगर आपके पास में देखा जाए यहां पर तो Br माइनस है वो P एंड S आ जाएगा, P एंड S इस दोनों में है। अब आपके पास में अगर इसमें बात करूं तो इसमें Q एंड S आ जाएगा, तो Q एंड R आ जाएगा, Q एंड R, तो Q एंड R आ जाएगा। और NO2 के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट है, तो ये वाला आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। तो कहता है ग्रुप रिएजेंट, जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, जीरो ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। हालांकि हम माने तो NaOH को मान सकते हैं क्योंकि वो आपके पास में NH3 गैस देगा वहां पर, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल रिएजेंट है। हाँ, NH4+ की टेस्टिंग में जरूर काम आता है, एक रिएजेंट जरूर है, बट ग्रुप रिएजेंट नहीं है ना। प्राइमरी टेस्ट ये इसके साथ नहीं करता। दूसरा है ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप सेकंड इज H2 गैस, सिर्फ H2 गैस नहीं है, एसिडिफाई H2 गैस होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप 3 कैटाइन, ग्रुप 3 कैटाइन है, NH4OH इज एडेड फर्स्ट एंड देन फॉर NH4Cl, गलत हो गया, पहले NH4Cl ऐड करते हैं क्योंकि NH4OH अगर फर्स्ट ऐड कर दिया तो आगे के 4, 5, 6 के भी हाइड्रोक्साइड है वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, जबकि NH4Cl पहले ऐड करके देन NH4OH ऐड किया तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, NH4OH डिसोसिएट कम होगा और ग्रुप 4, 5, 6 के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या नहीं हो पाएंगे, प्रिसिपिटेट नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उल्टा ऑर्डर है, पहले ये ऑर्डर, फर्स्ट ये ऐड करना होता है, सेकंड ये ऐड करना होता है। नेक्स्ट है FeSO4 इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2S इन कीप्स अपार्ट, गलत। कीप्स अपार्टस जिसमें H2S गैस बनाते हैं उसमें FeS ऐड करते हैं कि FeSO4, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है Br माइनस और I माइनस बोथ आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन ड्यूरिंग लेयर टेस्ट, लेयर ऑफ ब्राउन एंड वॉयलेट कलर्ड ऑफ Br2 एंड I2 अपीयर रिस्पेक्टिवली, गलत हो गया। पहले I2 बनेगी, जब सारी I2 बन चुकी होगी देन आफ्टर आपके पास में Br2 की लेयर बननी स्टार्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि F2 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है किससे, Cl2 से, और फिर क्या होता है Br2 से, और फिर क्या होता है I2 से। तो आप मान के चलो कि अगर इसमें है और इसमें है और आपके पास में Br2 बन गया, अब Br2 बन गया तो Br2 बन गया Cl2 से रिएक्शन, Cl2 पहले क्या करेगा, Cl2 है वो
Br माइनस से रिएक्शन करेगा और मान लिया ये बन गया आपके पास में Br2 बन गया और यहां पर आ गया Cl माइनस, ऐसा बन गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। तो ये जो Br2 बनी है वो Br2 है, वो क्या करेगी, वापस I माइनस से रिएक्शन करेगी, क्योंकि I माइनस को तो वो अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, खुद रिड्यूस हो जाएगी और I माइनस को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी और क्या हो जाएगा I2 और फिर वापस Br माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है उससे सब चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई और ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो गया। तो इसमें सारे जो ऑप्शन है वो गलत है, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गिवन बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट, कहता है मोहर सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन कौन कौन सा टेस्ट देगा। तो मोहर सोल्ट होता है कौन सा, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये मोहर सोल्ट होता है। तो इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, Fe+2 होगा, NH4+ होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन में और SO4-2 होगा। तो जो इन तीनों का टेस्ट होगा वो सारे आएंगे। तो पहला कहता है व्हाइट PPT इज ऑब्टेन ऑन एडिंग HCl, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, NH4Cl का व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा, तो ये सही हो गया। व्हाइट PPT इज ऑब्टेन ऑन एडिंग BaCl2, BaCl2 ऐड करते ही इसमें BaSO4 का व्हाइट कलर का क्या बन जाएगा, PPT बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। कहता है ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fe+2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 के अंदर और Fe+2 कन्वर्ट हो गया Fe3 में, और फिर आपके पास में अगर हमने ये ऐड किया तो ये ऐड करते ही ये बन जाएगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, जिसको हम बोलते हैं प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बन गया, तो प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी सही हो गया। इट गिव्स लैग टेस्ट, नहीं देगा क्योंकि लैग टेस्ट दिया जाता है Al+3 एक्वस सॉल्यूशन से, गलत हो गया। इट गिव्स ब्राउन ब्लैक PPT विद नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट कौन सा होता है, नेस्लर रिएजेंट आप देखोगे यहां पर, तो नेस्लर रिएजेंट यहां पर आपके पास में दिया हुआ है, ये नेस्लर रिएजेंट है K2HgI4 प्लस में KOH, और ये बनाएगा आपके पास में मर्क्यूरिक एमिडो आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, जो ब्लैक ब्राउन PPT होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और कहता है सॉलिड मोहर सोल्ट गिव्स बोरेक्स बीड ऑफ ब्लू कलर, तो यहां पर बोरेक्स बीड नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि Fe+3 बोरेक्स बीड देता और वो भी येलो कलर का देता, यहां पर Fe+2 है वो बोरेक्स बीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन कौन से है, पहला दूसरा तीसरा और कौन सा, पांचवा। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, आपका सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर फ्लेम के बारे में पूछा हुआ है, फ्लेम दी हुई है, ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। तो ये हो गई नॉन लुमिनस फ्लेम, ठीक है। और ये हॉटेस्ट जोन भी होता है, और ये यहां से लेकर 2/3 हाइट की होती है, जब इस कैंडल से लेकर इसका जो पोर्शन होता है वो 2/3 हाइट होता है इस पूरी फ्लेम का। ये हॉटेस्ट जोन भी है, ये हॉटेस्ट जोन भी है, और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी बोलते हैं। और ये जो भी है ये हो जाएगी आपके पास में लुमिनस फ्लेम, और ये लुमिनस फ्लेम है, इसको कोल्ड जोन भी बोला जाता है,
और इसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोला जाता है। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये ब्लू लाइन होती है, ये होती है ब्लू लाइन जो आपके पास में बनती है। और ये किसकी वजह से बनती है? ये बनती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है, कंप्लीट कंबशन होता है। यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। यहां पर जब बनेगा तो ये बनाएगा 2CO2, तो आपके पास में कंप्लीट कंबशन हुआ। तो ये ब्लू लाइन है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में बर्न होती है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ये तो गलत हो गया। यहां पर नॉन लुमिनस फ्लेम है, बी है लुमिनस फ्लेम, और सी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विद ब्लू फ्लेम है। तो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 59 के ऊपर। क्या कहता है? बिफोर टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 3 कैटाइन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंपाउंड ए इज एडेड एंड बॉइल फर्स्ट। सेकेंड ग्रुप के कैटाइन के टेस्ट के बाद में थर्ड ग्रुप पे चलते हैं तो उसके अंदर H2S गैस डिसोल्व की जाती है। तो अगर H2S गैस अंदर है और मैंने बॉइल नहीं किया तो क्या होगा? H2S गैस है उसके अंदर और मैंने ग्रुप रिएजेंट थर्ड ग्रुप का NH4Cl प्लस NH4OH ऐड कर दिया तो ये इसके साथ में क्या करेगा? ये एसिडिक है, ये बेसिक है, यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और ये ज्यादा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होते ही OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो आपके पास में ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड के साथ ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 के हाइड्रोक्साइड भी प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। तो बॉईल करना जरूरी है। बॉईल करके सारी की सारी H2S गैस को निकाला जाता है। अब ये कौन सा कंपाउंड हमने ऐड किया? क्यों ऐड किया? क्योंकि H2S है वो अच्छा, क्योंकि यहां पर S-2 में है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरी को रिड्यूस कर देगा। तो अगर ग्रुप 3 का कैटाइन कौन सा हुआ? Fe+3 हुआ तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा Fe+2 में, और Fe+2 है तो वो हाइड्रोक्साइड का पीपीटी नहीं बना पाएगा, या फिर हम ये बोलेंगे कि आपके पास में ये +3 का टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो अगर ग्रुप 3 का ये नहीं दे पाएगा तो हम इस कंपाउंड ए को क्या बोलेंगे? तो कंपाउंड ए क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो Fe+2 को, अगर बाई चांस इसमें Fe+3 था तो Fe+2 में कन्वर्ट हो चुका था, उसको वापस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो Fe+3 में क्या कर देगा? इसको वापस कन्वर्ट कर देगा। और अगर वापस कन्वर्ट कर देगा तो ये टेस्ट देने लग जाएगा। और विदाउट अगर मैंने ये डाले तो ये Fe+3 का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो Fe+3 था वो Fe+2 में जा चुका है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 60 नंबर। ये आपके पास में दोनों का सॉल्ट एनालिसिस प्लस आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का मिक्सर क्वेश्चन हो गया है। यहां पर मैग्नीशियम +2 है वो किसके साथ में? अमोनियम फास्फोट के साथ में क्या करेगा? आपके पास में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर मैं मान लूं कि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो ये इस तरीके से टूटेगा कि इसमें Mg+2 में, NH4 प्लस में और PO4-3 में। अगर इसको सोल्युबिलिटी S मान लूं, X मान लूं, ये X है, ये X है, तो आपके पास में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा X इंटू X और ये हो जाएगा X³ के इक्वल। थर्ड वाला आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर Cl2 गैस को पास करवाया जाए KF, KBr और KI से तो
गैस या मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व कौन सी होगी स्टार्टिंग के अंदर। तो अगर मैंने Cl2 को रिएक्शन करवाया और उसके अंदर KF है तो ये F माइनस से रिएक्शन नहीं देगा। Cl2 है वो Cl माइनस से Br माइनस से रिएक्शन देगा, Br माइनस से रिएक्शन देगा और क्या बना लेगा, Br2 गैस बना लेगा। और Cl2 है वो I माइनस से भी रिएक्शन करेगा और I2 गैस की वॉयलेट कलर की गैस भी बनाएगा। परंतु ये जो Br2 है जो फॉर्म हुई है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर F2 का ज्यादा होता है किससे, Cl2 से, Cl2 का ज्यादा होता है Br2 से और Br2 का ज्यादा होता है I2 से। तो ये जो आपके पास में Br2 बनी है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट I माइनस से रिएक्शन भी करेगी और इससे रिएक्शन करके ये क्या बना लेगी, ये बना लेगी बेटा आपके पास में I2 गैस और खुद वापस Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फिर वापस कन्वर्ट हो गया तो ओनली मैं बोलूंगा कि I2 ही बनेगी ओनली। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा हुआ है। तो ये बोला हुआ है कि ई नोट के बेसिस के ऊपर 3D सीरीज में Mn+2 और CO+2, तो ये जो दोनों वैल्यूज होती है Mn+2 और CO+2 के लिए वो दोनों पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब वो खुद क्या हो जाएगी, ये आसानी से Mn+2 में चला जाएगा और ये CO+2 में चला जाएगा। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Cr, MO और W show maximum melting point in their respective 3D, 4D and 5D सीरीज। तो ये अपने जो रिस्पेक्टिव सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है E नोट M+2 और M is highly irregular due to irregularity of I1, I2 and sublimation enthalpy of 3D elements 3D सीरीज। बिल्कुल NCERT की एज इट इज लाइंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि E नॉट जो रिडक्शन पोटेंशियल M+2 और M का है वो I1 और I2 के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ओनली 2 एलिमेंट इन 3D सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम एंड जिंक है वो दोनों ही वेरिएबल स्टेट नहीं शो करता है, ओनली ये +3 और ये +2 शो करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। Mn is the transition metal in the 3D series exhibit minimum enthalpy of atomization। तो वैसे तो मिनिमम एंथैल्पी जिंक की होती है और जिंक से ज्यादा किसकी होती है, Mn की होती है। ऐसा आता है आपके पास में, सबसे ज्यादा किसकी होती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी, वेनेडियम की, है ना। तो यहां पर सबसे कम इन दोनों की होती है। अब ये आपके पास में जिंक देखा जाए, तो जिंक देखा जाए आपके पास में, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में Mn की सबसे कम होती है, तो ये वाला आपके पास में बिल्कुल सही है। तो इसमें पांचों के पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर FeO4-2 है वो आपके पास में फेरेट आयन है, फॉर्म होता है इन कौन से मीडियम में, और ये क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है और ये रीडली किया हो जाता है, डिकम्पोज होता है B एंड C के अंदर। बिल्कुल NCERT की लाइन है कि फेरेट आयन फॉर्म्ड होता है ओनली एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में नहीं होता है। और फिर अगर ये बन भी गया तो हाथों हाथ डिकम्पोज हो जाएगा FeO2, Fe2O3 और O2 के अंदर। तो यहां पर आंसर आएगा थर्ड वाला NCERT लाइन एज इट इज। तो ये आपके पास में थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बात हो रही है और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर टिपिकली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो नाइदर, ना तो ये कोवेलेंट होते हैं और ना ही ये टिपिकली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा आयनिक ही बनेंगे, हमेशा कोवेलेंट ही बनाएंगे। हाँ,
नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और भी है इसी पैराग्राफ बेस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेटेलिक कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसी की वैसी रहती है। दे आर केमिकली इनर्ट, हाँ थोड़े बहुत इनकी केमिकली जो रिएक्टिविटी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट फिर भी करवाते हैं। नेक्स्ट है यहां पर 65 क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि Na2Cr2O4 को हम एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे यूज नहीं कर सकते, किसकी जगह, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है। और कारण क्या है कि Na2Cr2O7 होता है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा या वाटर के जो अगेंस्ट है उसके साथ में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है या फिर उसको एब्जॉर्ब करने की ज्यादा होती है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से चेंज हो जाता है ना, या रिएक्शन कर देता है तो ये चेंज हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना या मॉइस्चर के प्रति, वाटर के प्रति ज्यादा रिएक्टिविटी होना। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, करेक्टली एक्सप्लेन हो जाएगा। 66 का आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। CrO4-2 और Cr2O4O7-2 है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट है, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये अगर मैंने एसिडिक मीडियम डाल दिया तो जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में, और अगर मैंने बेसिक मीडियम डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पीओएच की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक होने का मतलब पीओएच की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मोर देन 7 होनी चाहिए। और ये अगर एसिडिक के लिए, ठीक है, और बेसिक के लिए पीओएच की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए। और ऐसा एक ही ऑप्शन बैठ पा रहा है, और वो कौन सा है आपके पास में, पहला। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर वेनेडियम के ऑक्साइड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। V2O5 एम्फोटेरिक होता है मेनली, तो वेनेडियम 3 जो आपके पास में देयर ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक। V2O3 अच्छा सा बेसिक होता है, V2O4 है वो बेसिक होता है बट कम होता है, और एम्फोटेरिक होता है V2O5। हालांकि ये ज्यादा एसिडिक नेचर भी शो करता है कि ये मेनली एसिडिक होता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि V2O4 है डिसॉल्व हो जाता है कौन से मीडियम में, एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ एनाइन ऑफ Y, किसमें, एक आपके पास में उससे रिएक्शन करेगा कौन से मीडियम से, और कौन सा सॉल्ट बनाएगा। तो यहां पर देखो ये क्या है आपके पास में, तो आप देख रहे हो यहां पर ये है आपके पास में बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है तो ये क्या बनाएगा आपके पास में, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। एसिड से रिएक्शन करेगा नहीं, एसिड बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन करेगा, बेस से करने से रहा, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही कट हो गए। तो ये एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करेगा, और एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करके ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वो हाईएस्ट +5 होती है, तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्ट बनाता है VO+2 का। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ है कि V2O5 रिएक्ट विद अल्कलाइन गिव्स 2। अब ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, V2O5 होता है, तो V2O5 होता है वो अगर आपके पास में देखा जाए तो H+ से भी रिएक्शन करेगा और OH- से भी रिएक्शन करेगा, एम्फोटेरिक है। तो ये जब अल्कलाइन मीडियम से रिएक्शन करता है तो VO4-3 बनाता है, और एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करता है तो VO2+ बनाता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन करेगा। हाँ, ये देखना, ये एनसीईआरटी के अंदर आपकी लाइन लिखी हुई है वो थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा करेक्ट करना आप चीजें।
नेक्स्ट है आपके पास में यहां पर कि एसिड से रिएक्शन करने पे, तो यहां पर देखोगे एसिड से रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, VO2 प्लस बनाता है। तो ये वही VO2 प्लस बनाएगा, VO2 प्लस बनाएगा, तो एसिड से रिएक्शन करके VO2 प्लस बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखो यहां पर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में दिया हुआ है कि अगर कोई स्टेबल नहीं होता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यहां पर Mn+T6 है वो लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ Mn, और ये जो है इसमें भी Mn कौन सी स्टेट में है, +6 में है, मैग्नेटाइन है। अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम टू गिव्स कंपाउंड P एंड Q देगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन कंपाउंड P है, P में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 से ज्यादा है, और Q में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 6 से कम हो जाएगी। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि MnO4- है वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा MnO4- में और होगा MnO2 में। तो ये तो हो गया P क्योंकि इसमें 7 है, और ये हो गया Q क्योंकि इसमें 4 है। तो आंसर आएगा 7/4, P/Q निकालना है, थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि जैसे Cu+ है वो भी अनस्टेबल है, एक्वस सॉल्यूशन में ये Cu+2 और Cu सॉलिड में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि Cu+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, Cu+ से। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+, और कोई इसका रीजन नहीं है, एनसीईआरटी लाइन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास में 73 कि Mn है वो एग्जिस्ट करता है +X ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसके, फ्लोराइड के फॉर्म में, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोराइड की, Mn की। तो ये आपके पास में आ जाएगा Mn, ये क्या हो जाएगा, Mn F, जो F है वो 7, Mn F6, Mn F5, ये तीनों तो एग्जिस्ट करते नहीं है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें Mn का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है वो होता है +4, MnOF4 एग्जिस्ट करता है। तो उसके अंदर वेनेडियम के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो ये होगा V2O4, और ये आपका इसी पेपर में भी आंसर है, वो कैसा होगा, बेसिक होगा, लेस बेसिक या बेसिक, एक ही बात है बेसिक ही। तो ये आपका बेसिक आंसर होगा। 74 में बात करूं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला बिल्कुल सही है। यहां पर N+1 है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, तो ये सही हो गया। F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, यहां पर N+2 है वो आउटर मोस्ट शेल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस में अगर मैं बात करूं तो Mn और Fe में से Mn की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है 137 ज्यादा होती है, और यहां पर कम दे रखी है, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है। ये वाला ऑर्डर यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अराइज आउट ऑफ इनकम्प्लीट filled d orbital in such a way that oxidation state differ from each other by unity। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है, अदर एलिमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक से डिफर करती है, बिल्कुल सही है। और ऐसा होता किस वजह से, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। Cr+2 is a reducing agent, Mn+3 is oxidizing agent, बिल्कुल सही है, क्योंकि E0 Cr+3 से Cr+2 ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और E0 Mn+3 और Mn+2 ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जिसका E0 पॉजिटिव होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका E0 नेगेटिव होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि CuF2 तो एग्जिस्ट करता है बट CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
कॉपर का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है बट आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसको I- को I2 में रिड्यूस करवा देता है, I- को I2 में ऑक्सीडाइज करवा देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए? तो यहां पर करेक्ट हो गए फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 6। थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया, तो यहां पर थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्टिनोइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनोइड्स, बिल्कुल सही है, एक्टिनोइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसके लिए टी आएगा। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर इफेक्टिव देन लैंथेनोइड्स, ये भी सही है, क्योंकि जो F की 5F जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी सील्डिंग और वीक होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा किसमें? एक्टिनोइड्स में। Ce+4 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये येलो कलर का होता है, और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी वो कलर शो कर रहा है तो उसका कारण ओनली एंड ओनली चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ये सही स्टेटमेंट टी आ जाएगा। मिश मेटल अलॉयज होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट के, अलॉयज ऑफ लैंथेनोइड, और इसमें 95% लैंथेनोइड, 5% आयरन, और जो है कुछ मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सही हो गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट सभी टी। नेक्स्ट है आपके पास में 6 वाला 76 में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं एक ही ग्रुप में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये +6 में है, यहां पर अगर मैं बात करूं +6, ये है +6, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही हो गया। यहां पर +5, +6, +7 ये इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, बिल्कुल सही है, टी आएगा, इसके लिए भी टी आएगा। अगर एक ही आपके पास में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, बिल्कुल सही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही है, +4 हायर है और +2 लोअर है, तो सारे सही है, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसका कारण क्या होगा? इसका होगा कि इसकी I1, I2, I3, I4 का जो सम है वो कम होगा, तो ज्यादा स्टेबल। इसका कारण क्या होगा? I1 और I2 का सम है वो इसके I1 और I2 से क्या होगा? इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम होगा, तो कारण ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which transition metal can show only single oxidation state? अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन आया होगा, यहां पर ध्यान से देखो, ट्रांजिशन मेटल, तो जिंक तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, ओनली स्कैंडियम आंसर आएगा। बहुत से लोगों ने यहां पे थर्ड लगाया होगा, बट आपका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा, क्योंकि जिंक नॉट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, 5D members show higher enthalpy of atomization than corresponding 3D and 4D, बिल्कुल सही है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। एनसीईआरटी लाइन है, दोनों करेक्ट हो गए, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट चलते हैं, किसके बारे में? मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन के बारे में। मैग्नेट आयन कौन सा होता है? MnO4- को मैग्नेट और MnO4- को पर मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट हो गया, और ये क्या हो गया? पर मैग्नेट हो गया, ठीक है। उनके बारे में बताना है, दोनों की स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, बिल्कुल सही है, आपको इनकरेक्ट चूज करनी। एसिडिफाई पर मैग्नेट आयन, रिड्यूस ऑक्सोलेट नाइट्रेट एंड क्या है आपके पास में? आयोडाइड। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज, ये गलत हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? मैग्नेट आयन इज डायामैग्नेटिक। मैग्नेट आयन ये +6 में है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, गलत है।
एंड पैरामैग्नेटिक आयन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ये लाइन सही है, पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है किसके अंदर, पर मैग्नेट के अंदर। बट यहां पर ये गलत हो गया, इसलिए ये गलत है। मैग्नेट आयन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैरिड आउट बिटवीन Mn+2 एंड पर ऑक्सीडाइसल्फेट आयन। तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। मैग्नेट आयन नहीं होता, पर मैग्नेट आयन इसका क्या होता है, एज ए प्रोडक्ट होता है। तो कौन कौन सा गलत हो गया, बी सी डी गलत हो गया। बी सी डी आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मेन 2025 में इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, और उसके अंदर देखा जाए तो Na2B4O7 को जब हम हीट करते हैं तो आपके पास में X बनेगा, वो क्या बनेगा, NaBO3 बनेगा, BO2 बनेगा, सोडियम बोरेट। और Y क्या बनेगा, ये बनेगा B2O3 बनेगा। ग्लासी मास होता है, चिपचिपा होता है। जब ये Y से रिएक्शन करेगा यानी B2O3 एक्टिव कंपाउंड्स है, तो ये बना जाएगा आपके पास में CuBO2 होल ट्वाइस मेटल मेटाबोरेट, मेटल मेटाबोरेट। तो इसके अंदर इसकी स्टेट है वो +2 हो जाएगी कॉपर की। तो Z में तो क्या हो जाएगी, Z में आ गई +2। अब ये जो Z है वो लुमिनस फ्लेम में, क्योंकि जो हमने बात की थी कि जब भी बोरेक्स बीड टेस्ट करवाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन में अलग और रिड्यूसिंग जोन में अलग, तो जब हमने ऑक्सीडाइजिंग में करवाया मेटल मेटाबोरेट बना, जब ये रिड्यूसिंग जोन में करवाया जाएगा तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। अगर मैंने यहां पर रिएक्शन, आप लैब मैनुअल में जाके देखोगे तो यहां पर रिएक्शन अलग मिलेगी, एक 4x + 2c है, एक 2x + c है, तो दोनों का अलग अलग है। तो दोनों का अलग अलग है। जब ये डबल टाइम रिड्यूस होता है तो ये आपके पास में बनता है, वो बनता है कॉपर, कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो आंसर आ जाएगा +3 एंड +2। आपको रिएक्शन यहां पर देखनी पड़ेगी लैब मैनुअल के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास में यहां पर कि ग्रुप एनालिसिस में Al+3 कौन सा है आपके पास में, थर्ड ग्रुप कौन सा है, थर्ड। जिंक कौन सा है, जिंक है आपके पास में फोर्थ ग्रुप का। और ये कौन सा है आपके पास में, बैरियम, ये है फिफ्थ ग्रुप का। थर्ड ग्रुप का आपके पास में होता है NH4Cl NH4OH, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlOH होल थ्राइज। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, ये आपके पास में जेली लाइक व्हाइट टर्बिडिटी बनाता है। जिंक है, इसके अंदर H2S NH4OH की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा ZnS सॉलिड। और ये क्या होता है आपके पास में, व्हाइट कलर का PPT बनाता है। और ये बनाएगा BaCO3, क्योंकि इसका जो होता है NH4 होल ट्वाइस CO3, जो आपके पास में क्या होता है, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनाइट क्या बनेगा आपके पास में, इसके PPT बनेंगे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, इसमें से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है, तो Be2 की बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो ये आपके पास में डाया, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर मैं बात करूं MnO4-, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। यानी ये आंसर हो गया, ये आंसर नहीं है। V2V+5 में है तो ये आपके पास में क्या होगा, डाया, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहां पर ये +6 में है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Fe+3 में है, इसके अंदर क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। Fe+3 के अंदर कितने होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। Mn+2 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, Zn+2 में नहीं होंगे, और Cu+ में नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, 3 है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 3 इसमें पैरामैग्नेटिक है।
नेक्स्ट, अगर मैं ए और बी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, हम रिएक्शन में बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस और Mn+2 बाई KMnO4, तो जब मैं KMnO4 की रिएक्शन करवाता हूं I माइनस से बेसिक मीडियम में, तो ये तो आपके पास में IO3 माइनस में चला जाएगा और ये जाएगा आपके पास में MnO2 में। तो यहां से यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, -1 से +5 में, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा +7 से प्लस किसके अंदर, 4 के अंदर, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मेरे को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन आ गई। अगर मैंने Mn+2 से रिएक्शन करवाई तो KMnO4 है, वो Mn+2 से जब रिएक्शन करेगा तो ये खुद जाएगा MnO2 में और ये भी जाएगा MnO2 में। तो यहां से यहां पर चेंज हुआ तो यहां पर आया 3 इलेक्ट्रॉन का, यहां से यहां पर चेंज हुआ कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, यहां पर 2 और यहां पर क्या आएगा 2, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन है वो बी की वैल्यू आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो बी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का एडिशन पूछा है, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 12 आंसर। नेक्स्ट 84 के अंदर नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट निकल सेकंड कॉम्प्लेक्स ऑफ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम DMG के साथ में। तो DMG के साथ में जब कंपाउंड बनाया जाता है तो निकल के साथ में इस तरीके का कंपाउंड बनाया जाता है बेटा। यहां पर नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, यहां पर आपके पास में क्या बन जाएगा O-, यहां पर क्या आ जाएगा OH, और यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी इसकी। तो मैं यहां पर इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये बनाएगा निकल, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये आपके पास में कार्बन कार्बन, CH3 हाँ, यहां पर आ जाएगा O- और यहां पर आ जाएगा OH, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा O-, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यहां पर आ जाएगा C, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बनेगा। तो इसमें एक किलेट रिंग ये हो गई, दूसरी किलेट रिंग ये हो गई, ये बन रही है 5 मेंबर और ये बन रही है तीसरी और चौथी जो किलेट मेंबर है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और 6 मेंबर है। कितनी मेंबर है, 6 मेंबर है। और ये रोजी रेड कलर का पीपीटी होता है, रोजी रेड कलर का पीपीटी होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम तो बनाता है। तो यहां पर रोजी रेड कलर का होता है, बिल्कुल सही है। आपको इनकरेक्ट चूज करने, तो ये सही हो गया। नंबर ऑफ किलेट रिंग्स आर 2, नहीं 4 है, गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल किलेट रिंग्स आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं है, 2 ही है। निकल +2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आपके पास में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और NN बॉन्ड है ऑलमोस्ट 90 डिग्री के क्लोज है, बिल्कुल NI और N बॉन्ड है, यानी आपका ये वाला बॉन्ड की बात हो रही है, 90 डिग्री के नियर बाई है, बिल्कुल है। 2 6 मेंबर किलेट रिंग्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, 3 हो गए। सेकंड इज द आंसर।
85 पे चलते हैं तो यहां पर क्रोमियम और मैग्नीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज की ज्यादा होती है, ये करेक्ट है। सेकंड क्या होती है, कम होती है मैग्नीज की, ये गलत हो गया। थर्ड फिर मैग्नीज की ज्यादा होती है, ये गलत हो गया। और ये ऑल ऑफ दीज नहीं आ सकता, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में 86 में इनमें से कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब जिनको इक्विमोलर में या किसी रेशियो में मिक्स किया जाता है तो वो मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि Fe3O4 है तो वो आपके पास में Fe2O3 प्लस FeO दोनों का 1:1 मोलर रेशियो में मिक्स्ड ऑक्साइड है। और अगर आपके पास में बात करूं Mn3O4 की तो ये भी आपके पास में Mn2O3 प्लस में MnO का मिक्स्ड ऑक्साइड है 1:1 में। तो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों में होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, कौन सा पेयर है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सल्फाइड आयंस गिव नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, बिल्कुल इन एनी मीडियम देता है, सल्फाइड आयन देता है। Al+3 गिव्स व्हाइट PPT विद NaOH, बिल्कुल। और विच इज सोल्यूबल एक्सेस, सबसे पहले जब भी जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो बेसिक से पहले रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अगर पहले क्या बना रहे हैं PPT बना रहे हैं तो बाद में उसी के साथ सोल्यूबल हो जाएंगे अगर एक्सेस डाल दिया। और अगर पहले सोल्यूबल है तो देन आफ्टर अगर एक्सेस डाल दिया तो वो क्या बना देंगे PPT। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ZnCl2 इज सोल्यूबल इन HCl, करेक्ट हो गया। FeOH ऑल्थराइज इज इनसोल्यूबल इन HCl, गलत हो गया। FeOH HCl में FeOH ऑल्थराइज HCl में सोल्यूबल होता है और FeCl3 का फॉर्मेशन करता है। बिफोर टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 3 रेडिकल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3 इज एडेड टू कन्वर्ट Fe+3 इनटू Fe+2, ये गलत हो गया। Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। बिफोर टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 2 कैटाइन सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिफाई टू अवॉइड प्रिसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 2। हाँ, H2S को पास करने से पहले उसको थोड़ा बहुत डाइल्यूटेड HCl ऐड करना जरूरी है। फर्स्ट ये, सेकंड आपको ये पास करना होता है। अगर आपने डायरेक्ट पास कर दिया तो ग्रुप 4 के सल्फाइड भी PPT बना लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो 4 और 5 इनकरेक्ट है, 4 और 5 थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 89 पे चलते हैं, 88 पे चलते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कितने है वो करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी के ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी के लिए 3 मेजर फैक्टर है। पहला है जो आपके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है SRP वैल्यू और तीसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर तीनों टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ये अगर देखा जाए तो D0 है और ये क्या है आपके पास में D1 है। D0 ज्यादा स्टेबल है तो ये करेक्ट हो गया। ये अगर आपके पास में देखा जाए तो D3 है और ये क्या है आपके पास में D4 है और ये T2G हाफ फील्ड है। T2G हाफ फील्ड है, तो T2G हाफ फील्ड है इसलिए ये करेक्ट हो गया। अब अगर इसमें बात करूं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा 4 कॉन्फ़िगरेशन, D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहां पर देखा जाए फोर्थ वाले में तो ये Fe+2 D5 है और ये देखा जाए तो D4 है, तो होना तो ये क्या चाहिए, D5 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये आपके पास में D6 है, ये D5 है, ये D5 है। होना कौन ज्यादा स्टेबल चाहिए था, ये D5 है। होना ज्यादा स्टेबल कौन चाहिए था, Fe+3 स्टेबल होना चाहिए ड्यू टू SRP वैल्यू। ये क्या है, ड्यू टू SRP वैल्यू। आप देखो E0 Fe+3 Fe+2 क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और अगर वो पॉजिटिव हुआ
तो पॉजिटिव होने का मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आसानी से Fe+2 बनाएगा। Fe+2 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर यहां पर देखा जाए तो ये D10 है और ये क्या है, D9 है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, D10 वाला ज्यादा स्टेबल है। कारण क्या है आपके पास में, कारण है आपके पास में ये ऑर्डर है वो ऐसा आएगा, Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस मीडियम में। कारण क्या है, ये ऑर्डर ऐसा आएगा, तो आपको ऐसा ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, तो आप क्या देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि ये आपके पास में है वो D कौन सा है, 9 वाला ज्यादा स्टेबल है D10 के कंपैरिजन में। कारण क्या है, हाई हाइड्रेशन वैल्यू, Cu+2 की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से आपके पास में ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है, ऑल आर द करेक्ट, तो ये ऑल आर द करेक्ट आंसर है। 89 पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो क्या है, करेक्ट है, ये पूछा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये वाली वैल्यू है मैक्सिमम फॉर CO। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस तरीके का है, फिर ऐसे आएगा और ये वाला आएगा, और इसके अंदर अगर ऑब्जर्व्ड वाला देखोगे तो ये आएगा और ऐसा आएगा। तो यहां पर कोबाल्ट के लिए मैक्सिमम होता है, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्राफ आपको चेक करना पड़ेगा। Cu have the maximum density in 3D सीरीज, बिल्कुल सही है। Cu की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, सही है। स्कैंडियम की डेंसिटी मिनिमम होती है, बिल्कुल सही है। और फिफ्थ ग्रुप की लैटिस स्ट्रक्चर होती है वो BCC होती है, बिल्कुल सही है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों के चारों करेक्ट है। 90 पे चलते हैं। 90 के अंदर अगर हम बात करेंगे कि काउंट द करेक्ट स्टेटमेंट, actinoid exhibit more number of oxidation state in general than lanthanoid because of 4f orbital extend further for the nucleus than 4f, बिल्कुल सही है। जब हम लैंथेनोइड्स की बात करते हैं तो +2, +3 और +4 तीन ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जबकि एक्टिनोइड्स में +3, +4, +5, +6 और +7 मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये सही हो गया। नेम ऑफ द सेकंड लास्ट एक्टिनोइड्स, सेकंड लास्ट एक्टिनोइड 102 होता है और उसका क्या हो जाएगा, अनिलबाइयम, सही हो गया। Yb+2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिल्कुल सही है। आप NCERT में जाके चेक करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सही स्टेटमेंट मिलेगा। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट लैंथेनोइड सीरीज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है 4f की पुअर शिल्डिंग की वजह से। ऑल लैंथेनोइड्स Ln+3 आर कलर्ड, गलत हो गया। ल्यूटेशियम+3 है वो कलरलेस होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितने, चारों आ गए। ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया बायोकेम 2020 का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।